हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और इस कोरोना टाइम में अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग क्लास 11 के अकाउंट्स में अभी फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट चैप्टर को पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था एडजस्टमेंट क्या होता है और एडजस्टमेंट क्यों किया जाता है, किस वजह से एडजस्टमेंट करना पड़ता है फाइनल अकाउंट। हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्लोजिंग स्टॉक और स्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस के एडजस्टमेंट को सीखा था। आज हम लोग उससे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 4। ये क्या है? ये होता है अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम यानी हमारा इनकम क्या हुआ, अक्रू हो गया, यानी उपार्जन तो हो गया। उपार्जन यानी कमा तो लिए हैं लेकिन पैसा अभी तक मिला नहीं है। तो अक्रूड इनकम को हम लोग हिंदी में बोलते हैं उपार्जित आय। क्या बोलते हैं? उपार्जन यानी उपार्जित हम लोग कर लिए हैं, पैसा कमा लिए हैं लेकिन अभी तक रिसीव्ड नहीं हुआ है। तो सबसे पहले इसके मीनिंग को समझते हैं। सबसे पहले किसको समझेंगे हम लोग? मीनिंग को, कि अक्रूड इनकम होता क्या है। अक्रूड इनकम होता क्या है? तो इसका मीनिंग होता है अर्न। अर्न मतलब होता है कमाना, यानी कमा तो लिए हैं, कमा तो लिए हैं, ड्यू भी हो गया है, यानी पैसा हम कमाए और वो ड्यू भी है बट रिसीव्ड नहीं हुआ है। कमा तो लिए हैं, ड्यू भी हो गया है। क्या हो गया है? ड्यू भी है। ड्यू मतलब हमने अर्जित कर लिया है, ड्यू भी है बट क्या नहीं हुआ है? रिसीव्ड नहीं हुआ है। बट रिसीव्ड नहीं हुआ है। बट रिसीव्ड नहीं हुआ है। ठीक है, नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या होता है उसको पहले हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। चलो मान के चलो, हम लोग फाइनल अकाउंट बना रहे हैं। फाइनल अकाउंट बना रहे हैं 2021 के लिए। 2021 के लिए ये 2021 जो है, इसका साल शुरू कब हुआ था? ये जनवरी में शुरू हुआ था। जनवरी 1 2021 में शुरू हुआ था और साल खत्म कब होगा? दिसंबर 31 2021 में ये साल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस दौरान टोटल हम हमारी प्रोफेशन मान के चलो ट्यूशन पढ़ाना है, तो हमने इस दौरान ट्यूशन फी हमको, यानी कि जितने बच्चे को, करीब करीब हमने 50 स्टूडेंट को पढ़ा है। कितने स्टूडेंट को पढ़ाए? 50 स्टूडेंट को पूरे साल भर के दौरान, जो कि हमको हमारे पास पूरे 12 महीने पढ़े, 12 मंथ। 50 स्टूडेंट कितने महीना पढ़े? 12 मंथ पढ़े। हमारा जो ट्यूशन फी था वो था 500 रुपीज पर मंथ। ट्यूशन कितना हो गया? 500 पर मंथ। अब जरा देखो इसको ध्यान से। हमारा ट्यूशन फी अक्रू कितना हुआ? ठीक है, ट्यूशन फी ट्यूशन फी टोटल हमारा ड्यू कितना हुआ? तो 50 स्टूडेंट इंटू 12 मंथ इंटू 500। 50 इंटू 12 मंथ इंटू 500 तो कितना हो जाएगा? 50 इंटू 500 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 3 लाख। कितना हो जाएगा? ₹3 लाख। लेकिन ट्यूशन फी रिसीव कितना हुआ? मान के चलते हैं कि ट्यूशन फी रिसीव हुआ 2 लाख। ट्यूशन फी रिसीव्ड कितना हुआ? 2 लाख। ट्यूशन फी रिसीव्ड कितना हुआ? 2 लाख। अब जरा देखो, हमने ट्यूशन फी अर्न तो किया था 3 लाख बट रिसीव कितना हुआ? 2 लाख। ठीक है, तो 1 लाख हमारा क्या हो गया? एक्रू तो हो गया, ठीक है, बट रिसीव्ड नहीं हुआ। तो इसको बोला जाएगा अक्रूड ट्यूशन फी। क्या बोला जाएगा? अक्रूड ट्यूशन फी। कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 3 लाख हमारा ट्यूशन फी था, 2 लाख हमको मिला
तो अक्रूड ट्यूशन फी कितना हो जाएगा, 3 माइनस 3 लाख माइनस 2 लाख यानी कि 1 लाख। 1 लाख हमारा क्या हो जाएगा, ये अक्रूड ट्यूशन फी हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हमको समझना है कि हमारा पूरे 2021 के दौरान हमारा ट्यूशन फी से इनकम कितना हुआ। तो इनकम तो हुआ 3 लाख, ये हमारा क्या हो गया, इनकम हो गया 3 लाख। क्लियर है, टोटल अगर इनकम बोला जाएगा तो ये क्या हो गया, 3 लाख हो गया। 3 लाख कैसे आया, तो 2 लाख रिसीव्ड हुआ और ये 1 लाख जो है, 2 लाख रिसीव्ड हुआ और 1 लाख जो ड्यू है, ये दोनों मिला के क्या हुआ, हमारा इनकम कितना हो गया, 3 लाख। क्लियर है, चलो अब बात करते हैं, ट्यूशन फी जितना रिसीव हुआ उससे हमारा क्या हुआ, असेट बढ़ गया यानी कैश के रूप में बढ़ गया। और ये जो हमारा अक्रूड ट्यूशन फी है जो कि कमा तो लिए है यानी इनकम तो जनरेट हो गया लेकिन पैसा नहीं मिला है, तो ये हमारे लिए क्या होगा, ये हमारे लिए असेट होगा। ये हमारे लिए क्या होगा, अक्रूड ट्यूशन फी हमारे लिए क्या होगा, असेट होगा। क्यों, क्योंकि आपने एसेट का डिफिनीशन क्या पढ़ा था कि एसेट्स क्या होता है, ऐसा रिसोर्स है जिससे फ्यूचर में हमें कैश जनरेट होता है, फ्यूचर में हमें कैश रिसीव्ड होता है, कैश मिलने वाला होता है, वो हमारे लिए एसेट का रूप कहलाता है, एसेट कहलाता है। तो देखो एक्रूड ट्यूशन फी, इसके वजह से हमको 1 लाख रुपया भविष्य में आने वाले होंगे, इसीलिए ये हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारे लिए असेट हो गया। क्लियर है, तो अगर हमको इनकम बोला जाए कि टोटल आपका इनकम कितना हुआ, तो हमारा इनकम 3 लाख हुआ, यानी पूरे साल भर के दौरान हमने जो कमाया वो हमारा टोटल इनकम हुआ। जितना मिल गया वो हमारा, उससे कैश बढ़ जाएगा, उसका हमको कुछ नहीं करना है, बट जितना अक्रू है वो हमारे लिए असेट के रूप में रहेगा। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब हम बात करते हैं कि इसका एडजस्टमेंट एंट्री हम लोग क्या करेंगे, इसका एडजस्टमेंट एंट्री हम लोग क्या करने वाले हैं। एडजस्टमेंट एंट्री, जब कभी भी अक्रूड इनकम होता है यानी पैसा नहीं मिलता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अक्रूड इनकम, चूंकि मैंने आपको बताया कि उससे पैसा भविष्य में मिलने वाला होता है, तो वो हमारे लिए क्या होता है, असेट होता है। और आपको पता होगा कि असेट जब बढ़ता है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इसीलिए अक्रूड इनकम को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अक्रूड इनकम को क्या करेंगे, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट। ठीक है, 2, इससे क्या होगा, भले ही इनकम अक्रू है लेकिन उससे हमारा इनकम तो बढ़ रहा है, उससे हमारा क्या हो रहा है, इनकम बढ़ रहा है। तो अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। क्लियर हो गया। अब नेचर को भी समझ लेते हैं। अक्रूड इनकम जो है वो हमारा क्या है, वो हमारा असेट है। वो हमारा किस नेचर का है, वो असेट के नेचर का है। और इनकम जो, जिससे हमारा अक्रूड इनकम, जिससे कि हमारा इनकम बढ़ता है, इनकम तो ये हमारे इनकम के ही नेचर का यानी रेवेन्यू का नेचर। क्लियर हो गया, चलो अब हम बात कर लेते हैं कि फाइनल अकाउंट में इसकी क्या इफेक्ट पड़ेगी, यानी कि इफेक्ट क्या पड़ेगी फाइनल अकाउंट में। तो आपको पता होगा कि जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं उसका 2 जगह फाइनल अकाउंट में इंपैक्ट पड़ता है। अगर वो एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के अंदर रहेगा तो एक ही जगह इंपैक्ट पड़ेगा। जैसा कि इसमें देखो, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है इसका मतलब एंट्री पास हो गया है। ट्रायल बैलेंस के अंदर है इसका मतलब क्या हुआ, एंट्री पास हो गया, यानी वो इनकम में ऑलरेडी जुट गया है। तो जो अक्रूड इनकम होगा वो बैलेंस शीट के असेट साइड में आएगा, क्योंकि अक्रूड इनकम क्या है, असेट के नेचर का है। बट अगर ये एडजस्टमेंट में रहता है तो ये तो असेट में जाएगा ही, अक्रूड इनकम डेबिट हुआ है, ये असेट में जाएगा, साथ में इनकम भी बढ़ेगा, यानी कि उस जो भी इनकम होगा, जो भी रिस्पेक्टिव इनकम का हेड होगा, उस इनकम में उस अक्रूड इनकम को जोड़ दिया जाएगा। क्लियर है, तो चलो हम लोग बात कर लेते हैं कौन कौन सा 2 एडजस्टमेंट करेंगे हम लोग फाइनल अकाउंट। पहला एडजस्टमेंट करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे रिस्पेक्टिव इनकम हेड में। ऐड मतलब जोड़ देंगे, ऐड मतलब क्या होता है, जोड़ना। ऐड कर देंगे रिस्पेक्टिव, ऐड करेंगे रिस्पेक्टिव इनकम हेड में। क्लियर हो गया, ठीक है, वेरी गुड। अब रिस्पेक्टिव इनकम हेड में बोला हूं, देखो मैंने अभी तक जो पढ़ाया डायरेक्ट इनकम, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में आप डायरेक्ट इनकम को दिखाते हो, जिसमें कि आपने देखा होगा कि आपने बस सेल्स को देखा, बट सेल्स के अलावा भी हो सकते हैं बहुत सारे डायरेक्ट इनकम होते हैं। जैसे कि आपका मेन बिजनेस है,
जिसमें कि आप फीस कलेक्ट करते हो, तो फीस आपके लिए डायरेक्ट इनकम होगा जो ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में जाएगा। तो अगर वो ट्रेडिंग में होगा तो ट्रेडिंग के इनकम में जुटेगा, और वो पीएल में होगा तो पीएल के इनकम में जुटेगा। और इनकम कहाँ दिखाते हैं? क्रेडिट साइड में। चलो वेरी गुड। अब बात करते हैं दूसरा इफेक्ट क्या होगा। तो ये अक्रूड इनकम को हम दिखाएंगे बैलेंस शीट के असेट साइड में। कहाँ जाएगा? शोन अंडर shown under asset side in balance sheet, shown under asset side in balance sheet। कहाँ दिखेगा? ये बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखेगा। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। अब अगला पॉइंट आपको ये हो सकता है कि आपके दिमाग में आए कि सर अगर ये ट्रायल बैलेंस में दिया रहे, मतलब इफ एक्रूड इनकम, इसको पॉइंट वाइज हम लोग इसको ले लेते हैं। ठीक है, अभी जो मैंने अभी तक जो बताया इसको पॉइंट वाइज कर लेता हूँ। फर्स्ट क्या हो गया? मीनिंग हो गया। सेकेंड क्या हो गया? एडजस्टमेंट एंट्री हो गया। ठीक है, थर्ड क्या हो गया? थर्ड हो गया इफेक्ट। थर्ड क्या हो गया? इफेक्ट हो गया। और फोर्थ हो गया अगर अक्रूड इनकम ट्रायल बैलेंस में दिया हो, इफ अक्रूड इनकम गिवेन इन ट्रायल बैलेंस, गिवेन अंडर ट्रायल बैलेंस, यानी ट्रायल बैलेंस के अंदर हो तो, अंडर ट्रायल बैलेंस, यानी कि ये एडजस्टमेंट का पार्ट नहीं हो। ध्यान से सुनो, ये एडजस्टमेंट का पार्ट नहीं हो, ट्रायल बैलेंस के अंदर हो, तो कहां जाएगा? बिल्कुल ये एक ही जगह जाएगा, कहीं भी जाएगा एक ही जगह, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर है। तो ये बस ओनली ओनली शोन अंडर एसेट साइड इन बैलेंस शीट, ओनली शोन इन असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट के केवल ये असेट साइड में इसको दिखाया जाएगा। वेरी गुड, क्लियर है। चलिए यहां से यहां तक आप लोग नोट कर सकते हो। ठीक है, चलो। तो हम लोगों ने एडजस्टमेंट नंबर 4 जो कि अक्रूड इनकम था, इसको समझ लिया कि अक्रूड इनकम क्या होता है। इनकम कमा लिए, अर्न तो कर लिए हैं, ड्यू भी हो गया, बट पैसा मिला नहीं है। यानी पूरे साल भर के दौरान मान के चलो हमने 3 लाख रुपया कमाया, बट पैसा मिला, रिसीव किया 2 लाख रुपीज, तो 1 लाख हमारा क्या हो गया? अक्रूड इनकम हो गया। और अक्रूड इनकम हमारे लिए क्या होता है? असेट होता है। टोटल इनकम बोले तो 3 लाख, यानी कि जितना रिसीव हुआ है 2 लाख, उसमें अक्रूड इनकम जोड़ के वो हमारा क्या हो जाता है? टोटल इनकम होता है। एडजस्टमेंट एंट्री क्या पोस्ट करते हैं? अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। इफेक्ट क्या होगा? रिस्पेक्टिव इनकम हेड में, यानी कि ट्रेडिंग या पीएल का जो भी इनकम जहां से बिलोंग करता है उसमें जोड़ दिया जाएगा, और दूसरा उसे बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया जाएगा। अगर अक्रूड इनकम ट्रायल बैलेंस के अंदर हो तो केवल इसे एसेट साइड के में दिखाया जाएगा। चलो अब बात करते हैं एडजस्टमेंट नंबर 5 की। एडजस्टमेंट नंबर जो कि है अनअर्न इनकम, अनअर्नड इनकम। अनअर्न इनकम यानी कि इनकम अर्न नहीं हुआ है, यानी कि इनकम अर्न नहीं हुआ है, बट हमने एडवांस में रिसीव कर, यानी कि इनकम अर्न नहीं हुआ है बट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। चलो सबसे पहले इसके मीनिंग को समझते हैं कि मीनिंग क्या होता है इसका। तो मीनिंग होता है कि इनकम एडवांस में रिसीव कर लिया बट इनकम अर्न नहीं हुआ, यानी कि इनकम एडवांस में पहले ही, यानी कि हमने कमाया नहीं, पहले ही रिसीव कर लिया, एडवांस में रिसीव कर लिया, इनकम एडवांस में रिसीव कर लिया, बट इनकम अर्न नहीं हुआ था। बट क्या हुआ था? वो इनकम अर्न यानी कि कमाए नहीं थे, बट इनकम अर्न नहीं हुआ था, यानी हमने पैसा कमाया नहीं लेकिन पैसा पहले ही ले लिया, अर्न नहीं हुआ था।
नहीं हुआ था, बिकॉज यह इनकम नेक्स्ट ईयर का था, बिकॉज इनकम नेक्स्ट ईयर का, बिकॉज इनकम कब का है, नेक्स्ट ईयर का है। चलो, यानी इनकम एडवांस में रिसीव्ड तो कर लिया, बट वो इनकम कमाए नहीं थे, वो इनकम अगले साल से बिलोंग करता। चलो, अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान के चलो कि हम 2021 में फाइनल अकाउंट बना रहे हैं। कब बना रहे हैं, 2021 में फाइनल अकाउंट। ये कब शुरू होता है, ये जनवरी में शुरू होता है। देखो, अगर 2021-22 के लिए बना रहे हैं, 2021-22 के लिए बना रहे हैं, तो उस केस में आपका जो बुक्स जो होता है वो शुरू कब होगा, वो शुरू होगा अप्रैल 1 2021 में शुरू होगा, और खत्म कब होगा, 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2022। यानी कि अगर 2021-22 के सेशन में, यानी आपको अगर फाइनल अकाउंट बोला है 31 मार्च 2022 को बनाने के लिए, इसका मतलब शुरू कब हुआ होगा, अगर 31 मार्च 2022 तो उससे 12 महीना पहले जोड़ो, होता है अप्रैल 1 2021। तो यहां पे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें, हम मान के चलो हमें कुछ इनकम अर्न किए थे, हमने कुछ इनकम अर्न किए थे। लेट सपोज हमने 1 लाख का सेल्स, हमने इस साल 1 लाख का सेल किया था। पूरे साल भर के दौरान हमने कितना का सेल किया, 1 लाख। ठीक है, वेरी गुड, कोई बात नहीं। बट यहां पे क्या हुआ कि अगले साल के लिए, अगले साल के लिए यानी कि 2022-23 के लिए हम, मुझे ऑर्डर मिला कि आप हमें इतना का माल बेचोगे, 50,000 का माल बेचोगे। तो 50,000 का मुझे एडवांस मिल गया। 50,000 का क्या मिल गया, एडवांस मिल गया 50,000 का। 2022-23 के लिए सेल तो होगा, अभी सेल नहीं हुआ, बस ऑर्डर एडवांस मिल गया 50,000 का ऑन और ऑन ऑर्डर के रूप में, ऑर्डर के रूप में ऑर्डर दिया गया कि हमको ना 50,000 का माल अगले साल भिजवा दीजिएगा, ये पैसा अभी एडवांस में रख लीजिए। तो हमारा इनकम तो ये हुआ नहीं, ये जो एडवांस 50,000 मिला है ये हमारा इनकम तो है नहीं, क्योंकि ये हमने हमने इसको कमाया नहीं है। कमाएंगे तो अगले साल जब उसको बेचेंगे एक्चुअल में। बट सेल तो, इस साल का सेल तो 1 ही लाख है, बट मुझे मिल कितना गया, 1 लाख करंट ईयर का सेल का मिला ही, साथ में 50,000 का एडवांस मिल गया। ये जो एडवांस मिल गया ये अनअर्न इनकम हो गया, क्योंकि हमने इसे, इस इनकम को एडवांस में रिसीव कर लिया। क्योंकि ये किस साल से बिलोंग करता है, ये जो है ये 2022-23 के सेल से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये जो एडवांस हो गया इसी को इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बोला जाता है। अब देखो, हमने बेचा नहीं लेकिन पहले पैसा रिसीव कर लिया। अगर किसी भी वजह से हम सेल नहीं कर पाते, हमारा उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता, हम सेल नहीं कर पाते हैं, तो उसके वजह से हमें पैसा वापस करना पड़ेगा। और जब भी कभी भी आपका कैश आउटफ्लो का चांस हो तो वो आपका लाइबिलिटीज के रूप में कंसीडर किया जाता है। वो किसके रूप में कंसीडर किया जाता है, लाइबिलिटीज के रूप में कंसीडर किया जाता है। तो आई होप आप लोगों ने समझ गया होगा कि ये अर्न इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस जो होता है वो एक लाइबिलिटीज का पार्ट होता है। चलो, वेरी गुड। तो हम लोगों ने मीनिंग को समझ लिया। इसको मैं पॉइंट नंबर 1 देता हूं आपके समझने के लिए। ठीक है, चलो अब पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, जो कि होगा एडजस्टमेंट एंट्री। यानी अनअर्न इनकम के लिए हम लोग क्या एडजस्टमेंट एंट्री पोस्ट करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री, तो देखो हमने क्या किया है, पैसा एडवांस में रिसीव कर लिया, पैसा एडवांस में रिसीव कर लिया, लेकिन वो उस साल का इनकम नहीं है। यानी हमारा इनकम उससे बढ़ रहा था, उतना अमाउंट से। आपने यहाँ पे क्या देखा कि हमने
सेल में 1 लाख और एडवांस जो मिला वो 1,50,000 सेल के रूप में दिखा दिया, तो उससे हमारा इनकम क्या हो गया, बढ़ गया। अब इनकम चूंकि बढ़ गया है तो इनकम को कम करना है, और आपको पता होगा कि इनकम का बैलेंस क्रेडिट होता है, जब बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं। अभी हम चूंकि ये 50,000 का इस साल का इनकम नहीं है, अगले साल का इनकम है, तो अगले साल का इनकम अभी बुक कर लिए तो उसको कम करना है, यानी इनकम को कम करना है, यानी इनकम को क्या करना है, घटाना है। इनकम को घटाएंगे तो इनकम अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। इनकम अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और ये जो अनअर्न इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि ये लाइबिलिटीज है। टू अनअर्न्ड इनकम या फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। क्लियर, इनकम अकाउंट डेबिट हो गया टू अनअर्न्ड इनकम यानी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। क्लियर, चलो अब बात कर लेते हैं नेचर की। तो ये इनकम के नेचर का था, और इनकम को इससे क्या कर रहा है, इनकम को रिड्यूस कर रहा है, इनकम को क्या करना है, कम कर रहा है, और ये लाइबिलिटीज को बढ़ा रहा है। इन अर्न इनकम यानी कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या कर रहा है, लाइबिलिटीज सेक्शन को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, लाइबिलिटीज को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। चलो वेरी गुड, क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं कि हम इसका इफेक्ट क्या डालेंगे फाइनल अकाउंट में, इफेक्ट क्या डालेंगे फाइनल अकाउंट, इफेक्ट इन फाइनल अकाउंट। इफेक्ट इन फाइनल अकाउंट यानी फाइनल अकाउंट में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, चलो तो सबसे पहला जो इफेक्ट पड़ेगा, मैंने आपको बताया इनकम को घटाना है, यानी रिस्पेक्टिव हेड के इनकम को क्या करना है, लेस करना है, रिड्यूस करना है। सबसे पहला क्या करना है, लेस करना है, यानी कि कम करना है, यानी माइनस करना है, लेस करना है कहाँ पे, रिस्पेक्टिव इनकम हेड में, लेस करना है इन रिस्पेक्टिव इनकम हेड, यानी जहां भी इनकम होगा, इनकम कहाँ होगा, या तो ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में होगा या पीएल अकाउंट के सीआर साइड में, वहां पे क्या करना है, उस इनकम को कम कर देना है, लेस कर देना है रिस्पेक्टिव इनकम हेड को। वेरी गुड। अब दूसरा बात करते हैं कि दूसरा इफेक्ट क्या होगा, तो हम इसे बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में दिखाएंगे। ठीक है, क्या दिखाएंगे, सोन एज लाइबिलिटीज, सोन एज लाइबिलिटीज, LIABILITIES, shown as liabilities under balance sheet, shown as liabilities under balance sheet। अब देखो, अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर ही हो, मतलब ट्रायल बैलेंस के बाहर नहीं हो, ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर हो यानी एडजस्टमेंट का हिस्सा नहीं हो, ट्रायल बैलेंस के अंदर ही दिया हो, यानी कि इफ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या अनअर्न्ड इनकम जो भी बोले, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस शोन अंडर ट्रायल बैलेंस, यानी कि ट्रायल बैलेंस के अंदर ही अगर हो तो क्या होगा, तो अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा तो आपको पता ही है कि केवल एक जगह जाएगा, तो कहां जाएगा, ये सेकंड ओनली, क्योंकि जो नेचर होगा उसी में जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इनकम ऑलरेडी घट चुका है उसके वजह से, तो दोबारा नहीं घटेगा, तो ओनली शोन इन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, ओनली शोन इन liabilities side of, only shown in liabilities side of balance sheet। क्लियर है, चलो एडजस्टमेंट नंबर 6, एडजस्टमेंट नंबर 6, डिप्रीसिएशन। अब देखो डिप्रीसिएशन बाबू, डिप्रीसिएशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, ह्रास। ये जो होता है फिक्स्ड एसेट्स
पर चार्ज किया जाता है। यानी फिक्स्ड एसेट जो अस्थायी संपत्ति होता है उसको यूज करने से या उसके मूल्य में गिरावट आने से, टूटने से, फूटने से या समय के टाइम के स्पेंड होने से उसके वैल्यू में जो कमी आती है उसी को डिप्रिसिएशन बोला जाता है। तो फिक्स्ड एसेट जब खरीदते हैं तो उस खरीदते टाइम में तो कैश का पेमेंट करना पड़ता है, फिर दोबारा तो कैश का पेमेंट करना नहीं पड़ता। उस फिक्स्ड एसेट्स को खरीदते टाइम में जो पेमेंट होता है उस वैल्यू को धीरे धीरे उसका जो यूजफुल लाइफ है, जितना साल वो फिक्स्ड एसेट्स चलेगा उसको धीरे धीरे खत्म किया जाता है। क्योंकि इसका वजह ये है, इसको कम क्यों किया जाता है उसके वैल्यू को, क्योंकि हर साल उसका वैल्यू धीरे धीरे घटता जाता है और एक पर्टिकुलर लाइफ होती है। जैसे कि आप एक कंप्यूटर खरीदते हो, मान के चलो कि आप उस कंप्यूटर को 1 लाख रुपए में खरीदा, तो जिस साल आपने 1 लाख में खरीदा उसके अगले साल उस कंप्यूटर को अगर हम किसी भी वजह से बेचते हैं तो उसका जो वैल्यू होगा वो 1 लाख नहीं होगा, उससे कम होगा। यानी धीरे धीरे उसका वैल्यू गिरेगा। और अगर हम खुद ही यूज करते हैं तो उसकी एक लाइफ होती है, यानी 4 से 5 साल, जो मान के चलो अगर कंप्यूटर की लाइफ है 5 साल, तो 5 साल के बाद हमको दोबारा कंप्यूटर खरीदना पड़ सकता है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं कि एक बार आपने कंप्यूटर या मोबाइल ले लिया या कोई भी फिक्स्ड एसेट ले लिया तो वो पूरी जिंदगी भर चलेगा। उसकी एक लाइफ होती है, उसके बाद आपको दोबारा खरीदना पड़ेगा। तो दोबारा खरीदने में फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू, बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े प्लांट होते हैं, उसका वैल्यू करोड़ों में होता है। और इतनी पैसा एक बार में कंपनी अगर पैसा लगाएगी तो उसको बिजनेस को ऑपरेट करने में दिक्कत होगी। तो डिप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया कि हम क्या करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स को धीरे धीरे उसके वैल्यू को कम करते हैं एक एक सिस्टमैटिक मैनर में। और जितना से कम करते उतना से एक रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं। मेरे बात ध्यान से सुनो, जितना से हम डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, यानी जितना से मशीन का वैल्यू कम करते उतना से हम समझते, रिजर्व अगर नहीं समझोगे तो ये समझो कि उतना से पैसा को बचा के एक सेपरेट हिस्सा में साइड में रख लेते हैं। क्या करते हैं, उतना से प्रॉफिट कम हो जाता है और वो पैसा जो है अलग से रख लेते हैं, जिससे कि दोबारा जब हमको वो फिक्स्ड एसेट खरीदने की जरूरत पड़ेगी तो हमारे पास कैश ऑलरेडी पहले से अवेलेबल होगा। क्लियर है? तो हम डिप्रिसिएशन चार्ज करने का हमारा एक ही इंटेंशन होता है कि जब दोबारा हमको उस फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने की जरूरत पड़े तो हमारे पास ऑलरेडी पहले से उतना रिजर्व फंड यानी उतना पैसा रहे, जिससे कि हम इससे हमारा बिजनेस ऑपरेशन इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे देखो ना, अब आप मान के चलो अपने अपने डे टू डे लाइफ का एग्जांपल लेते हैं कि आपको घर बनाना है। तो घर बनाना है तो एक हैवी पैसा का इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, तो आप धीरे धीरे जमा करते हो जिससे कि एक बार में बर्थडे नहीं आए। उसी तरह से फिक्स्ड एसेट्स आप एक बार खरीद लिए, दोबारा से उस फिक्स्ड एसेट्स को आपको खरीदना पड़ेगा जब वो फिक्स्ड एसेट्स क्या हो जाएगा, उसका लाइफ खत्म हो जाएगा। मान के चलो आपने कंप्यूटर या कोई प्लांट खरीदा, उसका लाइफ 10 साल है, तो 10 साल चलने के बाद फिर से दोबारा खरीदना, उतना पैसा एक बार में अगर आप डालते हो सीधे बिजनेस में से निकाल के, अब उसका पहले से रिजर्व नहीं रखते हो, तो आपका ऑपरेशन जो है, बिजनेस जो ऑपरेट होता है वो आपका उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स को धीरे धीरे कम करते हैं और एक सिस्टमैटिक मैनर में, और जितना से कम करते हैं उतना से क्या करते हैं, पैसा को निकाल के अलग रख लेते हैं कि चलो अगले बार जब हम फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करेंगे तो इस पैसा को यूज कर लेंगे, जिससे हमारे बिजनेस के ऑपरेशन में इंपैक्ट नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो आई होप मैं आपको इसको क्लियरली समझा दिया। अब इसके मीनिंग को समझते हैं कि डिप्रिसिएशन क्या होता है। चलो, तो डिप्रिसिएशन होता है फिक्स्ड एसेट्स के यूज होने के कारण, मैं क्या बोल रहा हूं, फिक्स्ड एसेट्स के फिक्स्ड एसेट्स, याद रखना डिप्रिसिएशन केवल फिक्स्ड एसेट्स पे चार्ज करता है, जिसको हिंदी में हम अस्थायी संपत्ति बोलते हैं। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स के यूज होने के कारण, यूज यानी इस्तेमाल होने के कारण, यूज होने के कारण या टूटने फूटने के कारण, यूज होने के कारण, या बोल सकते हैं समय व्यतीत होने के कारण, या समय व्यतीत होने के कारण, यानी टाइम स्पेंड होने के कारण वैल्यू में जो कमी आती है, वैल्यू में जो कमी आती है होने के कारण, वैल्यू में जो कमी आती है, वैल्यू में जो कमी आती है उसे डिप्रिसिएशन का, उसे क्या कहते हैं, डिप्रिसिएशन कहते हैं।
क्लियर हो गया। चलो अब एक दो की पॉइंट इसका और नोट कर सकते हो। डिप्रिसिएशन किस पे चार्ज किया जाता है? तो डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर। डिप्रिसिएशन किसके ऊपर चार्ज किया जाता है? फिक्स्ड एसेट के ऊपर। डिप्रिसिएशन जो होता है वो फिक्स्ड एसेट के ऊपर चार्ज होता है। ठीक है, चलो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, डिप्रिसिएशन जो है एक एक्सपेंसेस है। डिप्रिसिएशन क्या है? एक खर्चा है। डिप्रिसिएशन क्या है? एक खर्चा है। डिप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंसेस, एक खर्चा है। ये कौन सा खर्चा है? नॉन कैश एक्सपेंसेस, यानी इसमें इस डिप्रिसिएशन की वजह से आपका पैसा नहीं जाता है, पैसा कहीं इधर उधर नहीं जाता है। तो क्लियर हो गया, डिप्रिसिएशन क्या है? एक खर्चा है। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या समझना है कि डिप्रिसिएशन पे प्रोविजन क्रिएट किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रोविजन बोलो, प्रोविजन प्रोविजन क्रिएटेड ऑन डिप्रिसिएशन। एक जो होता है ना, ऑन डिप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि हम उसके लिए एक प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, एक फंड क्रिएट करके रहते हैं, जो भी डिप्रिसिएशन होता है वो उस प्रोविजन में चला जाता है। प्रोविजन क्रिएटेड ऑन डिप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। स्थायी संपत्ति को डिप्रिसिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रोविजन क्रिएट करते हैं। अब ये जो प्रोविजन होता है इसका दूसरा नाम भी है। प्रोविजन को हम अकुमुलेटेड डिप्रिसिएशन भी बोलते हैं। प्रोविजन को ही हम लोग अकुमुलेटेड डिप्रिसिएशन बोलते हैं। अकुमुलेटेड डिप्रिसिएशन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अकुमुलेटेड डिप्रिसिएशन भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चलो अब अकुमुलेटेड डिप्रिसिएशन बोल दो, या इसका डिप्रिसिएशन रिजर्व भी आप बोल सकते हो। मैंने आपको पहले ही बोला कि उस जितना से हम डिप्रिसिएशन करते उतना से हम उसका अलग से पैसा रखते, तो उस अलग से पैसा रखने को ही प्रोविजन बोला जाता है, डिप्रिसिएशन रिजर्व बोला जाता है, या अकुमुलेटेड डिप्रिसिएशन बोला जाता है। इज ऑल्सो known as provision, also known as provision on depreciation। ठीक है, तो मैंने ये बताया कि प्रोविजन ऑन डिप्रिसिएशन को ही हम अकुमुलेटेड डिप्रिसिएशन भी बोलते हैं और डिप्रिसिएशन रिजर्व भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो है वो एक लाइबिलिटीज है, इट इज अ लाइबिलिटीज। ये क्या है? लाइबिलिटीज है। अब आपके मन में आया कि सर ये लाइबिलिटीज क्यों है? लाइबिलिटीज इसलिए है बाबू क्योंकि वो डिप्रिसिएशन का पैसा आपको उस फंड में डालते जाते हो, उसको आप खर्च नहीं कर सकते, उसको आप मेंटेन करते हो, उसको आप किसी दूसरे पर्पस से खर्च नहीं कर सकते। जब फिर दोबारा फिक्स्ड एसेट्स खरीदोगे तब तक ही, तभी आप उसका इस्तेमाल करते हो, तब तक वो आपके बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में पड़ा हुआ है। तो इट्स अ काइंड ऑफ लाइबिलिटीज। इट्स अ, हम ये बोल सकते हैं कि इट इज ट्रीटेड एज लाइबिलिटी। एक्चुअल में तो ये लाइबिलिटीज नहीं है। क्यों नहीं है लाइबिलिटी? क्योंकि ये आपका खुद का ही फंड है, लेकिन लाइबिलिटीज की तरह इसलिए ट्रीट करते हैं क्योंकि अगर हम मान के चलो इसे इसे हम लाइबिलिटीज की तरह नहीं ट्रीट करेंगे, एसेट में दिखा देंगे तो उसका कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बट हम इसका इस्तेमाल कभी भी तो नहीं कर सकते, जब दोबारा फिक्स्ड एसेट्स खरीदेंगे तो तब उसका इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए इसको ट्रीट किया जाता है एज अ लाइबिलिटीज के रूप में। इट इज ट्रीटेड एज अ लाइबिलिटी। दिमाग पे बिल्कुल लोड नहीं लेना है। अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम लोग इस में बहुत सारे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा डिप्रिसिएशन जो होता है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस पे हम बहुत सारे एग्जांपल, जो भी आपके इस चैप्टर में जितने भी सारे टाइप के एडजस्टमेंट बन सकते हैं वो सारा ढेर सारा एग्जांपल्स इस पे हम लोग करने वाले हैं। चलो, तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल वन, एग्जाम्पल नंबर वन, एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस बना लो, छोटा सा ट्रायल बैलेंस बना लो इस तरह से। ठीक है, चलो इस ट्रायल बैलेंस में हम लोग रखते हैं एक एग्जाम्पल मैं देके समझा रहा हूं। मशीनरी, मशीनरी कितने? 1 लाख का मान के चलो। फर्नीचर, फर्नीचर 50,000। तो ये इस तरह से आपका ट्रायल बैलेंस दिया रहता है।
आपको पता है कि ट्रायल बैलेंस डेबिट और क्रेडिट इस तरह से दिया रहेगा। तो मान के चलो आपका मशीनरी 1 लाख का है और फर्नीचर 50,000 का है। अब आपको बोला एडजस्टमेंट के रूप में दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के नीचे, एडजस्टमेंट के नीचे ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया हुआ है कि डिप्रिसिएशन चार्ज करना है मशीनरी के ऊपर 10%। क्या दिया हुआ है? डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन at the rate of 10% एंड फर्नीचर पे चार्ज करना है 5%। फर्नीचर पे क्या चार्ज करना है? एट द रेट 5%। चलो क्लियर। अब देखो इसको फाइनल अकाउंट में कैसे दिखाया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग फटाफट इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। अब चूंकि मशीन है, फर्नीचर है और उस पर डिप्रिसिएशन है, तो छोटा सा हम लोग क्या करेंगे, एक पीएल अकाउंट का फॉर्मेट बना लेंगे। ये हो गया आपका पीएनएल अकाउंट, और छोटा सा बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी आइटम हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से बिलोंग नहीं करता, इसीलिए हमको ट्रेडिंग बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अब देखो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ट्रायल बैलेंस में जो कुछ भी होगा उसका जो फाइनल अकाउंट में इंपैक्ट पड़ेगा, यानी फाइनल अकाउंट में जो दिखाएंगे मात्र एक ही बार दिखाना है। ठीक है, और जो एडजस्टमेंट में रहेगा उसको कितना बार दिखाना है? 2 बार दिखाना। ये चीज एकदम रामबाण की तरह प्रसाद के रूप में एकदम अच्छे से घोर के पी जाओ कि ट्रायल बैलेंस के अंदर रहेगा तो ट्रेडिंग हो, पीएल हो, बैलेंस शीट हो, कहीं भी एक जगह दिखाएंगे, लेकिन ट्रायल बैलेंस के बाहर अगर आता है तो उसको 2 जगह दिखाना ही है। ठीक है, चलो अब हम एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मशीनरी कितनी की है? 1 लाख। मशीनरी क्या है? असेट है। मशीनरी क्या है? असेट है। तो इसको हम असेट में दिखाएंगे। इसको ये जो होता है बैलेंस शीट का ये साइड जो होता है वो असेट साइड होता है, और ये साइड जो होता है वो कैपिटल एंड लाइबिलिटी साइड होता है। ये आप लोग जानते हो। ठीक है, कैपिटल एंड लाइबिलिटी साइड होता है। तो मशीन हमारा क्या है? असेट है। तो हम क्या करेंगे, मशीन को असेट के रूप में दिखाना है। मशीन कितना है? 1 लाख। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। मशीनरी 1 लाख। ठीक है, अंदर में रख रहे हैं। क्यों अंदर में रख रहे हैं? क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। अगर इसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो इसको अंदर में हमको रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर में एडजस्टमेंट क्या है वो भी देख लो। डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन 10%। मशीन पे कितना डिप्रिसिएशन चार्ज करना है? 10%। 1 लाख का 10% कितना होगा? 10,000। 1 लाख का 10% कितना होगा? 10,000। तो डिप्रिसिएशन, अब मैंने आपको बताया कि डिप्रिसिएशन क्या है? डिप्रिसिएशन एक एक्सपेंसेज है। मैंने आपको बताया डिप्रिसिएशन क्या है? एक एक्सपेंसेज है। तो जैसे ही मैंने बताया कि डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेज है तो डिप्रिसिएशन खर्चा है, तो खर्चे में आ जाएगा। खर्चा कहां जाता है? पीएल के डेबिट साइड में। तो पहले आएगा डिप्रिसिएशन ऑन मशीन। डिप्रिसिएशन ऑन मशीन कितना? 1 लाख का 10%। 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 10,000। अब देखो डिप्रिसिएशन को हमने एक बार तो दिखा दिया, अब दूसरा क्या होगा? तो आपने देखा कि डिप्रिसिएशन किस पे? फिक्स्ड एसेट्स पे चार्ज किया जाता है, और उससे क्या होता है? फिक्स्ड एसेट्स के वैल्यू में, ध्यान से सुनो, फिक्स्ड एसेट्स के वैल्यू में क्या होती है? कमी आती है। फिक्स्ड एसेट्स के वैल्यू में क्या होती है? कमी आती है। ठीक है, अब वैसे आप यहां पे एडजस्टमेंट एंट्री भी आपके पास अगर जगह हो तो जिसमें मैंने मीनिंग बताया उसी के नीचे आप एडजस्टमेंट एंट्री भी कर लो, जिससे आपको और ज्यादा बेहतर से समझ में आएगी। एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? इसकी एडजस्टमेंट एंट्री होती है डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। ऑलरेडी ये जर्नल आप लोग बहुत बार कर चुके हो। डिप्रिसिएशन खर्चा है, इसीलिए डिप्रिसिएशन को डेबिट करते हैं, और जो भी फिक्स्ड एसेट्स होता है उससे आपका फिक्स्ड एसेट का वैल्यू क्या हो जाता है? घट जाता है। फिक्स्ड एसेट का वैल्यू क्या हो जाता है? घट जाता है। यानी कि डिप्रिसिएशन क्या है? एक एक्सपेंसेज है जो कि बढ़ जाता है उसकी वजह से, और फिक्स्ड एसेट्स एसेट क्या हो जाता है? घट जाता है। तो आपने यहां देखा कि हमने एक जगह तो खर्चा के रूप में दिखा दिया डिप्रिसिएशन को। अब दूसरे जगह क्या करना है? जो भी एसेट होगा उससे वो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम जाएगी।
तो मैं क्या कर रहा हूं, डिप्रिसिएशन को एसेट में से घटा के दिखा रहा हूं, डिप्रिसिएशन को क्या कर रहा हूं, एसेट में से घटा के दिखा रहा हूं। कितना, 10,000, 10,000 घटा दिया तो कितना हो गया, 90,000। अब देखो इस एडजस्टमेंट को मशीन के पे जो डिप्रिसिएशन चार्ज की वो मैंने दो जगह दिखा दिया, मैंने एक यहाँ पे दिखाया, दूसरा यहाँ घटा के दिखा दिया, तो इसका काम क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं फर्नीचर की। फर्नीचर कितने की है, 50,000। एसेट है, असेट है, तो हम इसको असेट साइड में दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, फर्नीचर। कितना, 50,000। क्योंकि एडजस्टमेंट इसके ऊपर भी है तो हमको अंदर में ही रखना है 50,000। 50,000 को क्या करना है, अंदर में ही रखना है। ठीक है, चलो अब देखो इस पे डिप्रिसिएशन कितना चार्ज करने के लिए बोला है, 5%। तो डिप्रिसिएशन तो हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंसेज होता है। डिप्रिसिएशन क्या होता है, एक्सपेंसेज होता है। और एडजस्टमेंट है तो एक जगह तो सबसे पहले यहाँ पे फटाफट डालेंगे, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अब कितना होगा डिप्रिसिएशन फर्नीचर के ऊपर, कितना निकलेगा, तो आपकी फर्नीचर की वैल्यू 50,000 है, 50,000 का 5%, 5% कितना होगा, 2,500। कितना हो जाएगा, 2,500। अब ये जो डिप्रिसिएशन आई, आपने एंट्री, आपने क्या सीखा, डिप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है, तो हमको यहाँ पे क्या करना है, फिक्स्ड एसेट्स में से, फर्नीचर में से आपको डिप्रिसिएशन घटा देना है। आपको क्या करना है, डिप्रिसिएशन क्या करना है, घटा देना है। डिप्रिसिएशन कितना, 2,500 रुपये। तो अगर 2,500 आप घटा देते हो तो 50,000 में से 25,000 घटाते हो तो कितना आएगा, 47,500। अब जरा देखो मशीन को, गौर से देखो, मशीन को यहाँ पे आपने दिखा दिया, ठीक है, एक बार। फर्नीचर को भी आपने यहाँ पे दिखा दिया एक बार। डिप्रिसिएशन को मशीन के ऊपर आपने एक यहाँ पे दिखाया, एक यहाँ पे दिखाया। फर्नीचर को के डिप्रिसिएशन को एक यहाँ पे दिखाया, दो बार आपने दिखा दिया। एडजस्टमेंट में है, दो बार दिखा दिया, बात खत्म। अब आपका ये एडजस्टमेंट हो गया क्लियर। चलो अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। अब यहाँ पे कुछ, यहाँ पे एक ट्रायल बैलेंस छोटा सा बना लो, एक ट्रायल बैलेंस बना लो, ठीक है। इस तरह से आपका ट्रायल बैलेंस दिखता है, ठीक है। चलो अब इस ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट होता है। चलो यहाँ पे हम रखते हैं मशीन को, मशीन, मशीन कितने की, 1 लाख की, ठीक है। और ट्रायल बैलेंस के अंदर ही रहता है डिप्रिसिएशन ऑन मशीन। ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या रहेगा, डिप्रिसिएशन ऑन मशीन, डिप्रिसिएशन ऑन मशीन कितने की, 10,000 की। डिप्रिसिएशन ऑन मशीन कितने की, 10,000 की, ठीक है। चलो अब बात करते हैं एडजस्टमेंट की। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट ना, कोई भी एडजस्टमेंट है नहीं, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। चलो वेरी गुड। आपको इसका पीएनएल और आई मीन फाइनल अकाउंट में इसका ट्रीटमेंट करना है, दिखाना है। तो कैसे दिखाओगे, सबसे पहले एक पीएल अकाउंट बना, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या किए, एक पीएल अकाउंट बना, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको फटाफट एक बैलेंस शीट का भी रूप स्ट्रक्चर दे देते, ठीक है। चलो हो गया। हम लोगों ने अभी तक क्या करते हैं कि मशीन हमारा असेट है, तो हमने यहाँ पे असेट साइड में मशीन को दिखाया। मशीन को कितना दिखाया, मशीन को दिखाए 1 लाख, ठीक है। चलो डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन खर्चा है तो खर्चा में दिखाते हैं इस साइड, डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन ऑन मशीन, डिप्रिसिएशन ऑन मशीन कितना, 10,000, 10,000। और क्या करते हैं, डिप्रिसिएशन को मशीन एसेट में से क्या करते हैं, घटा देते हैं, यही करते हैं। चलो वेरी गुड, 10,000 घटा दिए, एसेट का वैल्यू क्या हो गया, कम गया, और यहाँ पे आप 90,000 को बाहर में आप दिखा दे, बिल्कुल। चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि हमने जो किया है वो सही किया है या गलत किया है। हमने आपको क्या बताया कि
ट्रायल बैलेंस में जो रहता है उसको केवल एक जगह पे दिखाना है, ठीक है। एडजस्टमेंट में जो रहता है उसको हमको दो जगह पे दिखाना है। तो मशीन को आपने एक जगह दिखाया, वेरी गुड। और ये डिप्रिसिएशन को आपने दो जगह दिखा दिए, यहां भी दिखा दिए और यहां भी दिखा दिए। ये तो गलत है, और ये एक जगह आएगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि कहाँ आएगा, पीएल में आएगा या बैलेंस शीट में आएगा। तो आपको मैंने क्या बताया कि डिप्रिसिएशन एक खर्चा है। तो अगर अगर कोई भी एडजस्टमेंट का आइटम अगर वो ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है तो एक ही जगह दिखाना, ये तो आप समझ गए होंगे। लेकिन एक जगह कहाँ पे दिखाना है, तो वो जिस नेचर का है, जिस नेचर का है उसका वहां इंपैक्ट जाएगा। तो डिप्रिसिएशन क्या है, खर्चा है। डिप्रिसिएशन खर्चा है तो खर्चा कहाँ जाएगा, पीएनएल में जाएगा, तो यहां पे जाएगा। लेकिन यहां पे नहीं जाएगा। ये जो है मैंने 10,000 लिखा है ये गलत है, यहां पे नहीं जाएगा। आपका टोटल जो फिगर है वो 1,00,000 यही बाहर चला जाएगा, यही आपका क्या होगा, बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो आपका मशीन कितना का रहेगा, वो 1,00,000 का रहेगा। लेकिन ये जो डिप्रिसिएशन आपने घटा के दिखाया वो हम लोग नहीं दिखाएंगे। मैंने बस गलती इसलिए किया क्योंकि आप लोग समझो कि अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर रहेगा तो कभी भी उसका दो बार एडजस्टमेंट नहीं करना है। चलो ये एग्जांपल हम लोग समझ लिए, चलो वेरी गुड। अब बात करते हैं एग्जाम्पल 3। चलो अब एग्जाम्पल 3 में भी ट्रायल बैलेंस बना लो एक छोटा सा। छोटा सा एक ट्रायल बैलेंस बना लो। ये डेबिट, ये क्रेडिट। मशीन मशीन का वैल्यू 1,00,000 दिया हुआ है, ठीक है। और इस पे प्रोविजन, प्रोविजन मतलब पहले से डिप्रिसिएशन काट के पैसा बचा के रखा हुआ है। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ऑन मशीन। तो मशीन पे पहले से डिप्रिसिएशन काट के बचा के जो रखा हुआ है वो है 10,000। वो कितना है, 10,000, ठीक है। और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, नो एडजस्टमेंट, नो एडजस्टमेंट। तो इसको कैसे करना है, तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट बना। पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट, ये रहा पीएनएल अकाउंट, क्या, और ये रहा बैलेंस शीट। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी। देखो एडजस्टमेंट नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं है, ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो कहीं एक ही जगह जाएगा, ये तो क्लियर है। अब मशीन किस नेचर का है, मशीन किस नेचर का है, असेट के नेचर का है, तो मशीन कहाँ जाएगा, असेट साइड में जाएगा। अब एडजस्टमेंट रहता तो अंदर में रखते, एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधे बाहर कर देंगे। कितना, जितना है वैल्यू 1,00,000, जितना है वैल्यू उतना से क्या किया, बाहर में कर दिए। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मैं ऑलरेडी आपको बता रखा हूं कि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन क्या होता है, ये लाइबिलिटीज होता है। ये क्या होता है, लाइबिलिटीज होता है। तो लाइबिलिटीज कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट लाइबिलिटीज साइड में, तो ये यहाँ पे चला जाएगा। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ऑन मशीन, इतना 10,000, क्लियर है। चलो अब कोई एडजस्टमेंट है नहीं, या कोई भी एक्सपेंसेस का या इनकम का आइटम है नहीं, तो पीएल अकाउंट में कुछ भी नहीं जाएगा। जो भी गया एक जगह मशीन चला गया और दूसरा प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कहाँ चला गया, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, क्लियर है। तो मैं अलग अलग कैटेगरी बता रहा हूं कि इस तरह का क्वेश्चन आपको सामने में आ सकता है कि कोई एडजस्टमेंट नहीं हो, वो अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर हो तो क्या होगा, ट्रायल बैलेंस के बाहर हो तो क्या होगा। तो हम लोग अलग अलग सिनेरियो इसका कर लेते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। किसकी बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 की। अब देखो यहां पे एक चीज याद रखना कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अल्टरनेटिवली प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन वो लाइबिलिटीज में नहीं दिखाते हैं। लाइबिलिटीज में नहीं दिखाते, क्या करते हैं, एसेट में से ही घटा के दिखा देते हैं। वो भी ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली हम लोग ऐसे करने वाले हैं कि एसेट को
एसेट साइड में दिखाने वाले हैं, और प्रोविजन यानी प्रोविजन जो भी है उसको लाइबिलिटीज में दिखाएंगे, घटा के नहीं दिखाएंगे। कॉन्सेप्चुअली ये सही है, ठीक है, बट वैसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सीखेंगे कि फिक्स्ड एसेट्स को एसेट साइड में दिखाएंगे और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन को लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। एक टीवी बना लो, ट्रायल बैलेंस, असेट है मशीन, मान के चलो 1 लाख की, मशीनरी कितने की, 1 लाख की, ठीक है। अकुमुलेटेड डिप्रिसिएशन ऑन मशीन, अकुमुलेटेड डिप्रिसिएशन, अकुमुलेटेड डिप्रिसिएशन घबराना नहीं है, उसी को प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बोलते हैं। अकुमुलेटेड डिप्रिसिएशन को ही प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बोलते हैं। तो अकुमुलेटेड डिप्रिसिएशन ऑन मशीन ये कितना का हो गया, ये हो गया अकुमुलेटेड डिप्रिसिएशन ऑन मशीन 10,000 का, कितने का, 10,000 का। और एक है डिप्रिसिएशन ऑन मशीन, डिप्रिसिएशन ऑन मशीन, ठीक है, ये कितने का, ये डेबिट साइड में आएगा। कहाँ आएगा, डेबिट साइड में। डेबिट साइड में मान के चलो ये 5,000 का, कितने का, 5,000 का। कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। अब देखो अगर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो कहीं भी एक ही जगह जाएगा, दो जगह जाने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। चलो एक फटाफट हम लोग पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट डाल देते हैं। ओह मेरा ना एक एक इस तरह से हमने फॉर्मेट बना लिया। बैलेंस शीट आपको पता है, लेफ्ट साइड कैपिटल एंड लायबिलिटीज, राइट साइड क्या होता है, एसेट होता है। चलो वेरी गुड। अब बात कर लेते हैं, एक ही जगह जाएगा तो फटाफट देख लो। हमारा मशीन क्या है, एसेट है, तो एसेट साइड में चला जाएगा। मशीन क्या है, एसेट है, मशीनरी 1 लाख, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो बाहर रहेगा। अकुमुलेटेड डिप्रिसिएशन आपको पता है कि ये क्या है, लाइबिलिटीज है, तो लाइबिलिटी साइड में जाएगा। अकुमुलेटेड डिप्रिसिएशन ऑन मशीन, अकुमुलेटेड डिप्रिसिएशन, प्रोविजन, डिप्रिसिएशन, रिजर्व सब एक ही होता है। अकुमुलेटेड डिप्रिसिएशन, अकुमुलेटेड डिप्रिसिएशन ऑन मशीन कितना का हो गया, मशीन कितना हो गया, 10,000। और ये डिप्रिसिएशन ये किस नेचर का है, ये एक्सपेंसेस के नेचर का है। और एक्सपेंसेस कहा जाता है, पीएल के डेबिट साइड में। तो क्या लिखेंगे, टू डिप्रिसिएशन ऑन मशीन, क्या लिखेंगे, टू डिप्रिसिएशन ऑन मशीन, कितने का, 5,000 का। वेरी गुड। चलो अब एक और सिनेरियो हो सकता है, ठीक है, एक और सिनेरियो हो सकता है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, ये लास्ट है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हम लोग एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस बना लें। डेबिट और क्रेडिट। मशीन है 1 लाख की, मशीन कितने की है, 1 लाख। चलो डिप्रिसिएशन ऑन मशीन है 10,000। मैं क्या बोल रहा हूँ, डिप्रिसिएशन ऑन मशीन है 10,000, डिप्रिसिएशन ऑन मशीन 10,000, खर्चा है इसीलिए डेबिट साइड में जाएगा। डिप्रिसिएशन रिजर्व ये भी प्रोविजन के तरह ही होता है। मैं 3 नाम बोला, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन रिजर्व, अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, तीनों एक ही होता है। डिप्रिसिएशन रिजर्व ऑन मशीन ये भी ट्रायल बैलेंस में है, किस साइड, क्रेडिट साइड में, 20,000। वेरी गुड। तो एडजस्टमेंट दिया हुआ है, एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है वो देख लो। एडजस्टमेंट बोल रहा है कि डिप्रिसिएशन चार्ज करना है 20% पर एनम। क्या बोल रहा है, डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, चार्ज करना है एट द रेट 20% पर एनम, 20% पर एनम, यानी साल का 20% चार्ज करना है। तो एसेट कितना है, 1 लाख का एसेट है, तो 1 लाख का 20% कितना हुआ, 20,000 चार्ज करना है। अब इसको देखो कैसे हम फाइनल अकाउंट में इसको दिखाने वाले हैं। तो फटाफट क्या करना है, एक पीएल का फॉर्मेट ले लो, पीएल अकाउंट का फॉर्मेट, और दूसरा किसका फॉर्मेट लेना है, बैलेंस शीट का, ठीक है। वेरी गुड।
क्या ये भी इस तरह से। चलिए, सबसे पहले जो ट्रायल बैलेंस में होगा वो एक जगह, जो बाहर होगा वो दो जगह, ये एकदम रामबाण की तरह याद कर लेना है, ठीक है। चलो, मशीन 1 लाख, तो मशीन को हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाएंगे। मशीन कितना, 1 लाख देखना है। उस पे डिप्रिसिएशन, उस पे कोई एडजस्टमेंट है तो डिप्रिसिएशन चार्ज है 20%, ऑन मशीन लगा दो, ऑन मशीन, ठीक है। तो एडजस्टमेंट है तो इसीलिए अंदर भी रख दो, कोई बात नहीं, बाहर मत करो। अब है डिप्रिसिएशन ऑन मशीन कितना है, 10,000। डिप्रिसिएशन ऑन मशीन कितना है, 10,000। तो हमको डिप्रिसिएशन ऑन मशीन कितना ले जाना है, 10,000। तो ये क्या है, ये खर्चा होता है, ये एक्सपेंसेस के नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, एक्सपेंसेस का नेचर का। तो हम क्या करेंगे, टू डिप्रिसिएशन, टू डिप्रिसिएशन ऑन मशीन कितना डालेंगे, 10,000। लेकिन आपको अलग से डिप्रिसिएशन 20% चार्ज भी करनी है, जो कि नहीं किया हुआ है, यानी ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया हुआ है। तो ऐड करेंगे कितना, और 20,000। 20,000 कैसे निकला, 1 लाख का 20%, 1 लाख का 20%, ये अलग से ऐड करेंगे, यानी टोटल हम 30,000 का डिप्रिसिएशन चार्ज दिखाएंगे। क्लियर। चलो, लेकिन ये जो 20% चार्ज हुआ है, ये तो असेट को भी घटाएगा, क्योंकि ये दो बार इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हम डिप्रिसिएशन, अब यहां पे स्टूडेंट क्या गलती करेंगे कि टोटल 30,000 घटा देंगे, लेकिन 30,000 हम लोग को नहीं घटना है, क्योंकि 10,000 तो ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी घटा हुआ है। तो हमको यहाँ पे जो ट्रायल बैलेंस के बाहर है उसी अमाउंट से घटाना है, यानी केवल ओनली 20,000 से घटाना है। 20,000 से अगर घटाते हैं हमारा कितना हो जाएगा, 80,000। कितना हो जाएगा ये, 80,000। ठीक है, डिप्रिसिएशन घटाए तो कितना हो गया, 80,000। और हमारा डिप्रिसिएशन रिजर्व जो है वो 20,000 लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा। डिप्रिसिएशन रिजर्व, ठीक है, ऑन मशीन, ये कितना का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20,000 का है, तो 20,000 का हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जितना भी सिनेरियो हो सकता है डिप्रिसिएशन पे, मैं उसको कराया। आप उसको घर पे प्रैक्टिस कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए, उस पर क्वेश्चन कीजिए, और हम लोग जब इसको इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई होप मैंने आपको बहुत मेहनत किया, आपको पढ़ाने में आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।